नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों कैसे हैं? आशा है ठीक ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक गुजारिश है जो कि हर बार करती हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हम जो व्याकरण की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चला रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम एक बार फिर से उपसर्ग की कुछ प्रश्नोत्तरी MCQ लेकर आए हैं आप सभी के लिए। ये जो उपसर्ग की प्रश्नोत्तरी होती है दोस्तों, ये इसके प्रश्न जब एग्ज़ाम में आते हैं तो आयोग हमें 2 प्रश्न या 3 प्रश्न या ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्रश्न पूछता है। कई बार तो सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता है, लेकिन पूछता ज़रूर है। 1 2 3 4 इनके बीच में ज़रूर पूछता है, ठीक है। लेकिन कई बार हमें लगता है कि 1 2 3 4 प्रश्न है, मान लो कई बार 2 ही आता है या 1 ही आया, उसे 1 2 के लिए इतना सरल सा चैप्टर है, इसको इतना क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा इसको वेट देने की। तो ऐसा नहीं है। जब हमारी मेरिट बनती है तो जब हम 1 2 नंबर से ही पीछे हो जाते हैं ना, तब हमें बहुत ही ज़्यादा मेरी आत्मग्लानि होती है और हमें बहुत गिल्ट फील होता है अपने आप पर। और फिर हम जोड़ते हैं, बार बार जोड़ते हैं कि कहाँ से मेरा क्वेश्चन कौन सा ऐसा गलत हो गया जो हम सही कर सकते थे। यानी कि हम सही कर सकते थे लेकिन फिर भी वो प्रश्न हमारा गलत हो गया, जिसकी वजह से आज हम मेरिट में नहीं हैं। और जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो उपसर्ग और प्रत्यय जो शब्द होते हैं व्याकरण में, ये देखने में बहुत आसान लगते हैं और इसको कई बार हम इसीलिए ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं और इसी के कारण कई बार हम मेरिट से बाहर भी फिर हो जाते हैं। तो इसलिए जो दोस्तों, अगर व्याकरण का कोई भी चैप्टर है उसको हम गंभीर होकर के पढ़ें, चाहे वो 1 नंबर का ही हो या 2 नंबर का ही हो, ठीक है। तो इसके पहले हम एक वीडियो उपसर्ग का अपलोड कर चुके हैं और उसमें हमने आपको थोड़ा सा बेसिक के रूप में ये बात बताई थी कि उपसर्ग क्या है या उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो भी बताया जा चुका है। लेकिन अभी हम जैसे आपसे 1 2 शब्द और यहाँ पर चर्चा करने चाहते हैं, क्योंकि हम लोग गलती कहाँ पर करते हैं। उपसर्ग को पहचानने की कुछ ट्रिक होती है। ऐसा नहीं है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो सारा हर किसी को रटने की क्षमता नहीं होती है कि हर कोई रट पाए। तो कई बार हम अगर 1 2 बार समझ लेते हैं ना, तो कोई भी प्रकार का प्रश्न हो और समझदारी के साथ हम उसे हल कर सकते हैं। तो जहाँ पे जैसे हम 1 2 आपको उदाहरण देकर बताते हैं। कई बार है एक कुमाता शब्द है, ठीक है। ऑप्शन 1 में मान लीजिए कुमाता आ गया, फिर ऑप्शन 2 में मान लीजिए कि कुपुत्र आ गया, ठीक है। फिर ऑप्शन 3 में मान लीजिए कि कुलीन आ गया, ठीक। कुमाता है, कुपुत्र है और कुलीन है। अगर हम इसमें से ये छांटें कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, यहाँ ध्यान रखिए अक्सर हम नहीं वाले प्रश्न में गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि हम उपसर्ग देखते हैं उसके बाद उसके सारे ऑप्शन देखते हैं और हमें लगता है अरे वाह इतना सरल प्रश्न है, पर हम नहीं शब्द को भूल जाते हैं और वो जो नहीं शब्द है वही मुझे गड़बड़ कर देता है, अपने एग्ज़ाम से बाहर, मेरिट से बाहर करा देता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि नहीं है, उपसर्ग नहीं है, ये ध्यान देना है और इस आधार पर हमें चयन करना है। तो कुमाता हम जैसे देख रहे हैं, उपसर्ग का मतलब हमने पहले भी बताया अगले वीडियो में कि उपसर्ग जो है शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, ठीक है। शब्दांश के पहले प्रयोग होता है। इसका कोई बहुत विशेष महत्व नहीं होता इस शब्द का, लेकिन ये जिस शब्द में जुड़ जाता है, जिस शब्दांश में ये जुड़ जाता है, उसका जो अर्थ है ये बिल्कुल परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये माता है, माता एकदम सार्थक शब्द है, ठीक है। परंतु इस कु के लग जाने से एक दूसरा अर्थ ये दे रहा है और जो कि बुरे का अर्थ दे रहा है, यानी कु का मतलब होता है बुरा यहाँ पर। तो एक हो गई माता, दूसरी हो गई कुमाता। कुमाता का मतलब हो गया कि बुरी माता, जिसमें कई बार कैकेयी को प्रस्तुत कर दिया जाता है उदाहरण के रूप में कुमाता, है ना। दूसरा है कुपुत्र, ठीक है। दूसरा है कुपुत्र। अब कुपुत्र का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शब्द है पुत्र
और यहाँ पर कु लगाकर इसका क्या है, अर्थ का परिवर्तन किया गया है। कु लगने से ही अर्थ परिवर्तित हो गया। और अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण और देख सकते हैं कि जैसे यहाँ कु लगा है और कु की जगह अगर यहाँ पर सु लग जाए तब फिर इसका भी अर्थ बदल जाएगा। कु लग जाने से बुरा पुत्र हो गया और सु मात्र लग जाने से अच्छा पुत्र हो गया, सुयोग्य पुत्र हो गया। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर एक शब्द लगने से, आगे शुरुआत में एक दो शब्द लग जाने से जो शब्द है, पूरा वर्ड है, उसका पूरा अर्थ परिवर्तित हो जाता है। यही उपसर्ग की विशेषता है। उसी प्रकार हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि बात ये कर रहे थे कि कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। अगर इसमें हमने छाटा तो हमने अभी यहाँ देख लिया कि एक माता शब्द है, इसमें कु लगा है। ठीक है, यानी कि ये उपसर्ग है। फिर पुत्र है, यानी कि यहाँ उपसर्ग लगा है। अगर नहीं की बात करते हैं तो कुलीन, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो जब हमने इसका ऑप्शन देखा होगा तो कई बार मुझे लगा होगा कि यहाँ पर भी कु लगा, यहाँ पर भी कु लगा और यहाँ पर भी कु लगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत है। आयोग ने ये ऑप्शन ही गलत दे रखा है। ऐसा करते हैं कि उसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है इसमें से कोई नहीं, वो हम टिक कर देते हैं। चौथा डी ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं और उसके बाद हम जब उसका अपना मेरिट लिस्ट में जब आंसर की मिलाते हैं तो पता चलता है हम तो गलत हो गए जब आंसर की देखते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। हमें ये देखना है कि यहाँ पर लीन शब्द का कोई सार्थक शब्द यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है, कोई विशेष शब्द नहीं निकल के आ रहा है, इसका विशेष अर्थ निकल कर के अभी नहीं आ रहा है। एक लीन का मतलब तो ये होता है कि हाँ किसी तत्व में लीन हो जाना, लेकिन वो भी एक तरह से विलीन होने को देखा जाएगा। लेकिन यहाँ कुलीन की बात हो रही है तो कुलीन एक पूरा शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत ही प्राचीन, और जो कुलीन का मतलब होता है प्राचीन परंपरा से युक्त जो है वो कुलीन है। ठीक है, ये पूरा एक सार्थक शब्द है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मत ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी कु लगा है, वहाँ पर भी कु लगा है, तो सब सारे ऑप्शन एक जैसे ही हैं। आयोग ने ही सब कुछ गलत दे रखा है। एक उदाहरण और देखते हैं दोस्तों। उदाहरण है जैसे कि देख लेते हैं दुकान। ठीक है, सॉरी, दुकान। ठीक, ये प्रश्न वही रहेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उपसर्ग नहीं है जिसमें। दुकान हो गया, दूसरा हो गया दुकाल, और तीसरा ऑप्शन हो गया दुराज। दुराज। अब इसमें से फिर से हमको यदि छांटना हो कि ऐसा कौन सा यहाँ पर उदाहरण है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं दुकान, यहाँ देख रहे हैं दुकाल, यहाँ देख रहे हैं दुराज। ठीक है, तो जो दू शब्द का प्रयोग हुआ है वो सब में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है और यहाँ पर भी हुआ है। अब हमें ध्यान में ये रखना है कि आखिर हमारा सार्थक शब्द कौन सा है। जो सार्थक शब्द होगा पहले हम उसे अलग करेंगे। ये जो हो गया सार्थक शब्द हो गया। यहाँ कान का मतलब यहाँ अंगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ दुकान एक शब्द है उसकी बात हो रही है। काल का मतलब होता है समय। ठीक है, समय होता है। दू काल का मतलब हो जाएगा बुरा समय। दू का मतलब भी यहाँ पे बुरा के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऐसे दू का मतलब, सू का मतलब विशेष अर्थ नहीं लिया जाता, लेकिन जब उसका अर्थ शब्द में लगता है तो अर्थ परिवर्तित होता है। तो यहाँ का मतलब हो गया दुकाल का मतलब बुरा समय। उसी प्रकार दुराज है। राज का मतलब होता है राज, जो हम है ना, किसके अधीन कौन से राजा राज कर रहे हैं, किसका समय चल रहा है। दुराज का मतलब बुरा राज। ठीक, यहाँ पर भी बुरा हो जाएगा दू का मतलब। अब यहाँ दुकान हम देख रहे हैं जैसे, तो दुकान में ऐसा कुछ बुरा कान ऐसा कुछ नहीं होता है।
जो समय होता है वो अच्छा और बुरा होता है। अभी यहाँ पे दुकाल की जगह सुकाल लिख दें तो अच्छा समय अच्छा काल हो जाएगा। दुराज की जगह सुराज लिख दें तो अच्छा राज हो जाएगा, स्वराज है ना, सुराज का कार्य हो जाए, अच्छा कार्य होगा, रामराज जैसी टाइप वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, लेकिन ये दुकान और सुकान ऐसा कुछ यहाँ पर कोई शब्द नहीं है। ये दुकान जो है प्रॉपर एक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा, उत्तर यही आएगा कि जो दुकान शब्द है यह एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। भले ही आपको यहाँ पर दू 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 देख करके लग रहा हो कि यहाँ भी दू है, यहाँ भी दू है और यहाँ भी दू है, तो यही ये सही होगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। बात इतनी समझने की बात है कि यदि हम उपसर्ग देख रहे हैं और उपसर्ग में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो एक बार ध्यान रखिएगा, आप पहले उस मेन जो शब्द होता है उसको अलग करिए। ठीक है, जैसे काम एक शब्द होता है, ठीक है, इसको अलग करिए। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे सु लगा है कि दू लगा है, तुरंत आप समझ जाओगे कि ये जो है ये अलग शब्द है और ये उपसर्ग है। यहाँ अगर सु लगा है तो सु उपसर्ग हो जाएगा और दू लगा है तो दू उपसर्ग। जैसे हमने एक उदाहरण बताते चलते हैं, जैसे कि अनपढ़ बताया मैंने। ठीक है, तो पढ़ना एक क्रिया है, ठीक है, और पढ़ एक शब्द भी है। इस शब्द में हम अगर अनपढ़ लिख देते हैं अन, तो इसका अर्थ बदल गया। पढ़ का मतलब पढ़ा लिखा और अनपढ़ का मतलब अनपढ़ा, बिना पढ़ा लिखा हुआ। तो यहाँ अन लग जाने से इस पढ़ शब्द का जो अर्थ है वो परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसी आधार पर आप लोग अपना चेक कर लीजिए कि आप अब ये जो प्रश्नोत्तरी मैं करवाने जा रही हूँ इसमें आप कितने सफल हो रहे हैं, कितने सही उत्तर आप दे सकते हैं। अपने आप से विवेक से आप जस्टिफाई कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए भले ही 2 प्रश्न 3 प्रश्न आए एग्ज़ाम में, लेकिन वो भी बहुत मायने रखते हैं यदि नौकरी की बात होती है तो। ठीक है, क्योंकि वो हमारे भविष्य से जुड़ी हुई बातें हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी हम। प्रश्न संख्या 1, अचल। प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों में शब्द में प्रयोग किए गए उपसर्ग के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही उपसर्ग का चयन कीजिए। अब हमें देखिए शब्द दे रखा है इन्होंने, इस शब्द में हमको वो निकालना है, उपसर्ग अलग कर देना है। ठीक है, विकल्प में जो शब्द दिया है उसका उपसर्ग अलग करना है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अन, और ऑप्शन सी अनु, और ऑप्शन डी अति। ठीक, तो यहाँ देखते हैं चल, है ना, जो चलायमान हो। ठीक, अनचल ऐसा कोई शब्द नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ ना का कोई प्रयोग ही नहीं दिख रहा है आपको। अनुचल ऐसा भी नहीं है, अतिचल ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आ और चल, अचल। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। अत्याधुनिक। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी अप, और ऑप्शन डी अव। अब देखते हैं इसमें कि ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी अप, ऑप्शन डी अव। ये लग रहा है आपको कि होगा। अब इसमें हम देखते हैं, पहले इसका हम अलग करते हैं दोनों को। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द निकल रहा है आधुनिक निकल रहा है। ठीक, अब ऐसा कौन सा उपसर्ग होगा जो इसमें प्रयोग होने लायक है। आधुनिक ऐसा नहीं है। ठीक है, रॉन्ग है ये। अति आधुनिक, ठीक, अप आधुनिक ऐसा दिख रहा है आपको। यहाँ पर ता है और आधा और आ है, इस आधार पर हमें तो ये नहीं लग रहा है, और अब ऐसा भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अति आधुनिक। और उसको जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ये जो अति है ये आधे ता में परिवर्तित हो जाएगा, और आ जो है या बन जाएगा, एक तरह से संधि विच्छेद के रूप में परिवर्तित होगा।
ठीक है। इस आधार पे हम जो है उपसर्ग को बहुत जल्दी तरीके से, सरल तरीके से समझ सकते हैं। पहले हम उसका शब्द अलग कर लें, उसके बाद फिर हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा। अधिमानता, अधिमानता। अब इसमें देखते हैं कौन सा उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अध, ऑप्शन सी अधि और ऑप्शन सी डी अन। तो यहाँ पर आपको ये अलग करिए और ये निकल के आ रहा है अलग से अधि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। अभिमान। ऑप्शन ए अधि, ऑप्शन बी आवि और ऑप्शन सी अ और ऑप्शन डी अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मान अलग कर दीजिए और अभी अलग कर दीजिए। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी अभी। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभी। प्रश्न संख्या 5। अधिकोष। ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी अधि और ऑप्शन सी अप और ऑप्शन डी अव। तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, कोश अलग देख लेते। कोश एक शब्द है और यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ऑप्शन बी जो है अधि वो सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। अनुवाद। ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन बी अपि, ऑप्शन सी अव और ऑप्शन डी अति। तो यहाँ पर हम अलग कर रहे हैं वाद। वाद एक शब्द है, ठीक है। अब ये अनु ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि नहीं ये अव भी नहीं होगा, अपि भी नहीं होगा और अति भी नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ अनु अलग शब्द दिख रहा है आपको और अनु ही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं दोस्तों। अवतार। ऑप्शन ए अपि, ऑप्शन बी अभी, ऑप्शन सी अव और ऑप्शन डी अधि। तो ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, अवतार का। प्रश्न संख्या 8। अत्याचार। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी अप और ऑप्शन डी अव। अभी इसके पहले हमने एक ऐसा ही उदाहरण देख लिया है अत्यावश्यक में, ठीक है, अत्याधुनिक में, सॉरी। और ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, इसकी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अति। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। अनुचर। अप, अव, अनु और अति। अनुचर में हमें देखना है कौन सा उपसर्ग है, तो चर, ठीक है। खेचर, भूचर, जलचर, इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं, चर का मतलब एक तरह से चलायमान, ठीक है। ऑप्शन ए अप, ऑप्शन बी अव, ऑप्शन सी अनु और ऑप्शन डी अति। और यहाँ ये भी गलत आंसर हो जाएगा, ये भी गलत आंसर है, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनु, अनुचर। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। अधीश, ठीक है। ऑप्शन ए अधीश में ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी आ और ऑप्शन डी अनु। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ये भी गलत, ये भी गलत, सही उत्तर अधि होगा और ये गलत उत्तर ये भी है, ठीक है। 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अधि। आप देख सकते हैं अधि उपसर्ग है और ईश इसका शब्द है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11। अभिशंसा। ऑप्शन ए अपि, ऑप्शन बी अभी, ऑप्शन सी अव और ऑप्शन डी अनु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये सही उत्तर है इसका और ऑप्शन डी भी गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी
अभी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है अवलोकन। अवलोकन में भी हमें उपसर्ग ढूंढना है। कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन ए अप, ऑप्शन बी अव, और ऑप्शन सी अभी, और ऑप्शन डी आ। तो यहाँ पर ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। आप देख सकते हैं ये शब्द अलग है, और ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा अव, और ये भी गलत होगा। ठीक है, अवलोकन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अव, क्योंकि अवलोकन में अव उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। अतिक्लांत। ठीक है, अतिक्लांत ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अधि, और ऑप्शन सी अति, और ऑप्शन डी अव। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अति। ठीक है, अति अलग कर लीजिए, क्लांत अलग कर दीजिए। अति उपसर्ग इसमें प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। अभिभावक। ऑप्शन ए अप, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी अभी, और ऑप्शन डी अव। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अभिभावक। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। अन्वेषण। अन्वेषण है ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी अप, और ऑप्शन डी अपी। तो यहाँ पर जो शब्द है वो वेषण है, इसको अलग कीजिए। और ये जो जब इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन बी होगा अनु। और अनु शब्द को यदि हम जब इसमें जोड़ेंगे तो ये आधा हो जाएगा, और आधा होकर के अन्वेषण बन जाएगा। ठीक, उस रूप में प्रयुक्त होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनु। प्रश्न संख्या 16। अध्ययन। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अति, और ऑप्शन सी अधि, और ऑप्शन डी अप। और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी अधि। ठीक, और ये अधि जब इसमें जुड़ेगा, ठीक है, तो ये आधा हो जाएगा अध्ययन में। प्रश्न संख्या 17। अभिलाषा। ऑप्शन ए अव, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन बी सी अभी, और ऑप्शन डी अप। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी अभिलाषा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। अपहरण। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अव, और ऑप्शन सी अप, और ऑप्शन डी अनु। तो इसे भी आप अलग करिए, इन्हें अलग करिए, इन्हें अलग रखिए, और इसका आपका सही उत्तर निकल के आ गया है ऑप्शन सी अप। अपहरण में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। आगमन। आगमन में ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अव, और ऑप्शन डी अति। तो यहाँ पर आप तुरंत अपनी जो हमने ट्रिक बताई है उसका प्रयोग कीजिए। शब्द अलग कीजिए फटाक से। ठीक है, शब्द अलग हो गया गमन। यहाँ पर जो बच रहा है वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आ। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आ, और ऑप्शन सी अब, ऑप्शन डी आधे, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आहार। ठीक, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। आरोहण। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अभी, और ऑप्शन डी अनु। अलग कीजिए इसे। ऑप्शन उत्तर निकल के आ गया ऑप्शन ए आ। आरोहण का जो उपसर्ग है वो आ है। ठीक, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22। उल्लंघन। ऑप्शन ए
आ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी उत और ऑप्शन डी उप। अब हमें इसमें देखना है कि उल्लंघन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आ का भी नहीं हुआ है, इसका भी आ बड़ा आ का भी नहीं हुआ है और उप का भी नहीं हुआ है। यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ है वो ऑप्शन सी हुआ है, उत का प्रयोग हुआ है। और ये जो ता है आधा, जब इस शब्द में जुड़ेगा तो ये ता परिवर्तित होकर ला बन जाएगा और आधा ला बनेगा। यदि किसी वर्ण में जो व्यंजन वर्ण होते हैं, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं बिना स्वर के नहीं बोले जाते हैं, ठीक, और अगर इसी व्यंजन में स्वर हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्वर विहीन हो जाएगा और आधा हो जाएगा। तो जब आधे के रूप में प्रयुक्त होगा तो ये आधा ता फिर आधे ला के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, उन्मेष। प्रश्न संख्या 23 उन्मेष। ऑप्शन ए उप, ऑप्शन बी उद और ऑप्शन सी अपि और ऑप्शन डी अभी। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही उपसर्ग में। ऑप्शन ए उप, तो नहीं लग रहा है। ऑप्शन अपि, सी भी नहीं लग रहा है, अभी भी नहीं लग रहा है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उद, और ये दा जो है आधा ना के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी उद। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, उज्ज्वल। ऑप्शन ए उत, ऑप्शन बी उप, ऑप्शन सी अति और ऑप्शन डी अप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत। ठीक है, उत शब्द जो है उज्ज्वल में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं दोस्तों, उपवन शब्द है, इसमें हमें उपसर्ग देखना है। ऑप्शन ए उद और ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी उप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपवन, उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, उपासना। ऑप्शन ए उद, ऑप्शन बी उप, ऑप्शन सी आ और ऑप्शन डी अपि। तो उपासना में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन बी के साथ चलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, उप। ठीक, प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, उज्जैनी। उज्जैनी में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए उप, ऑप्शन बी अप, ऑप्शन सी अपि और ऑप्शन डी उत। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 28। ऑप्शन ए उद, ऑप्शन बी उप, ऑप्शन सी दुर और ऑप्शन डी दुस। और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दुर। ठीक है, दुर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, दुर्योधन। दुर्योधन में कौन सा उपसर्ग लगाया देखते हैं। ऑप्शन ए दुर, ऑप्शन बी दुस और ऑप्शन सी उप और ऑप्शन डी अपि। ठीक, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दुर। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, दुष्कृत्य। ठीक है, ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अभी और ऑप्शन सी दुस और ऑप्शन डी दुर। तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 31, इसमें देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन प्रश्न है दुर्दिन। ठीक, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दुर, ऑप्शन बी दुस और ऑप्शन सी दो उप और ऑप्शन डी उद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दुर। दुर्दिन में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं दोस्तों, दुष्परिणाम। ठीक,
ऑप्शन ए दुर, ऑप्शन बी दुस और ऑप्शन सी उद और ऑप्शन डी उप। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दुस। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। दुस्वप्न, ठीक, इसमें देखते हैं कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए दुद, ऑप्शन बी दुस, ऑप्शन सी उद और ऑप्शन डी उप। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दुस। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं दोस्तों। निराभिमान, निराभिमान में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग है। ऑप्शन ए निर, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी अभी और ऑप्शन डी अपि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निर। निराभिमान में ऑप्शन ए सही होगा निर। प्रश्न संख्या 35, प्रश्न है निपुण। निपुण में हमें देखना है कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए निर और ऑप्शन बी नी और ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी अति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, साथ ही साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और आपको और किस प्रकार के वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।